हे गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल जिंदगी। कल के वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंतरिम गवर्नमेंट एंड फर्स्ट फ्री कैबिनेट ऑफ इंडिया। उसमें जो पोर्टफोलियोज थे किस प्रकार से अलॉट किए गए थे वो हमने कल देखा। उन पोर्टफोलियोज पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हमने उस लेक्चर में कवर किया। अब ये जो लेक्चर है ये है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर एक वीडियो लेक्चर 2 करके मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बना हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल कहा था कि इस साल में हमने ये सीरीज़ फिर से रिस्टार्ट की है और इस साल हम ये पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक कंप्लीट करके ही दम लेंगे। सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकंड चैप्टर है इसका फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं विद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में फर्स्ट टाइम भारत का एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये जो एक फिलोसॉफी है वो पुट फॉरवर्ड की थी एम एन रॉय जी द्वारा 1934 में बाय एम एन रॉय, जो कि एक पायनियर थे ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन्होंने ये बात सामने रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए फॉर इंडिया। इसकी आइडिया फर्स्ट टाइम एम एन रॉय जी द्वारा रखी गई थी। देन इन 1935 द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम ये आइडिया किसने रखी थी, तो 1934 में एम एन रॉय जी द्वारा ये आइडिया सामने रखी गई थी। लेकिन INC ने ऑफिशियली डिमांड 1935 में फर्स्ट टाइम की थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। देन इन 1938 जवाहरलाल नेहरू इन्होंने डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड without outside interference by a constituent assembly which shall be elected on basis of adult franchise। ओके, 1938 में फर्स्ट टाइम किसी ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो इलेक्टेड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज और एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बगैर होनी चाहिए, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। और ये जो सेशन था ये था 1938 का हरिपुरा सेशन। इसमें प्रेसिडेंट कौन था हरिपुरा सेशन में? इसमें प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र जी बोस। ओके, सो 1938 का जो सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और इसी सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और उसके लिए जो इलेक्शंस होंगे वो बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज होंगे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी फ्रेम होगी वो विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस होनी चाहिए। ओके, तो ये डिक्लेयर किया था नेहरू जी द्वारा। अगर आपको पता होगा कि 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी ही जीते थे और उस टाइम पर उन्होंने हराया था महात्मा गांधी जी के एक कैंडिडेट को जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। और वो जो सेशन था वो था त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939। ओके, देन इन 1940 एक अगस्त ऑफर आया था जिसमें डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट की गई थी। ओके, सो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कब की गई थी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो है इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940। 1942 में फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक मेंबर थे कैबिनेट के, वो आए इंडिया में विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो इन्होंने कहा था कि 1942 में कि हम इंडियन जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम करेंगे, लेकिन ये कब एडॉप्ट होगा? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ये 1942 में
जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी, लेकिन कब बनेगी? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने क्या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था या नहीं, तो रिजेक्ट कर दिया था ऑफ स्टेपर्ड क्रिप्स। सो लास्ट में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी इन नवंबर 1946। और ये किस प्लान के अंतर्गत हुई थी? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 का। सो उस कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म इन नवंबर 1946। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि under which plan constituent assembly was formed. So it is cabinet mission plan of 1946 and the constituent assembly was formed in November 1946. So constituent assembly was to be partially elected and partially nominated body. नेहरू जी ने क्या कहा था इन 1938? उन्होंने कहा था कि constituent assembly जो है वो shall be elected on the basis of adult franchise, लेकिन जो अंत में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, दैट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। ओके, सो ये पूरा ब्रीफ व्यू था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया किसने रखी थी, तो एम एन रॉय जी द्वारा। 1935 में आईएनसी ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1938 के हरिपुरा सेशन में, जहां की सुभाष चंद्र जी प्रेसिडेंट थे, वहां पर नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शैल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन तो किया गया, लेकिन वहां पर पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी बन के एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली सामने है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए फिर 9 दिसंबर 1946 यहां पर फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको मुस्लिम लीग ने फिर से बायकॉट कर दिया था। यहां पर प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट मीटिंग में? तो अस्थायी प्रेसिडेंट थे सचिंद्रनाथ सिन्हा, जो कि एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र उस टाइम पर ज्यादा थी। सो ही वॉज द ओल्डेस्ट वन। सो इस वजह से फ्रेंच प्रैक्टिस के अंतर्गत उनको एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन जब सेकंड मीटिंग हुई थी, जो कि हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था और एच.सी. मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां पर वाइस चेयरमैन थे, और बी.एन. राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर थे। सो जो स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स होती है, जैसे कि एमपीएससी की एक कंबाइन बोल के एक एग्जाम होती है, जनरली उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो बी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर। हम सबको ये तो पता होता है कि राजेंद्र प्रसाद जी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन किस मीटिंग में होते? सेकंड मीटिंग में, विच वाज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946। लेकिन उस टाइम पर वाइस चेयरमैन कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी थे। ओके, सो राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट थे, ये तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन साथ में वाइस चेयरमैन कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो देयर वर इनिशियली 389 मेंबर्स इन टोटल, पूरे 389 मेंबर थे, जो बाद में घटकर 299 हो गए थे क्योंकि पार्टीशन हुआ था। और 389 मेंबर्स में से भी जो 292 थे वो फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोविंसेस थे, और 4 जो थे वो फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ओके, सो आउट ऑफ 389, 292 वर फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोविंसेस, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, वो स्टार्टिंग में अलग ही रहे थे, इन्होंने भी बाइकआउट ही किया था कि हम इलेक्शंस में वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
देन 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग हुई थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसको पास किया गया था, मूव किया गया था, जिसको फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में जो पॉइंट्स थे वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नजर आते हैं। मेनली हमारा जो प्रियम्बल है वो इसी पर बेस्ड है। सो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि और प्रियम्बल वाज बेस्ड ऑन व्हाट, और अगर ऑप्शन में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो ऑप्शन सही होगा। सो थर्ड मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा वहां पर हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था, मूव किया गया था। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्रियम्बल में जस्टिस है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, तो जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है, देन इक्वालिटी है, देन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये जो है, ये सभी जो प्रिंसिपल्स है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के पार्ट है। जैसे अगर यहाँ पर देखें, ये मेन पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के, उसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। फंडामेंटल फ्रीडम्स किसके, तो ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमें एज इट इज हमारे जो प्रियम्बल है उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्रियम्बल, और द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो इस वजह से ये जो थर्ड मीटिंग है इसकी डेट और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ऑन 24 जैन 1950 लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हम सभी को ये तो पता होता है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9th को हुई, 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई, 13th को 1946 में थर्ड मीटिंग हुई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लास्ट मीटिंग कब हुई। सो लास्ट मीटिंग जो थी वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था एंड एक्सेप्टेड किया गया था, जिसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। ओके, सो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था या फिर सॉरी एक्सेप्ट किया गया था, तब उसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने स्केड्यूल्स थे, कितने पार्ट्स थे, ये क्वेश्चन आता है। सो वहां पर 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। तो उसको एक्सेप्ट किया गया था और साइन किया गया था लास्ट मीटिंग में, विच वॉज हेल्ड ऑन 24 जैन 1950। और फिर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, only came into force. Okay, the process took 2 years, 11 months and 18 days at a total expenditure of 6.4 million to finish. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको टोटल 2 years, 11 months and 18 days लगे थे और 6.4 million की कॉस्ट इनकर हुई थी वहां पर। Then G.V. Mavlankar was the first speaker of the Lok Sabha, which is a lower house of parliament. So first speaker कौन थे हमारे लोकसभा के, जीवी मावलनकर। आफ्टर इंडिया टर्न इनटू अ रिपब्लिक, जब इंडिया एज अ रिपब्लिक बन गया आफ्टर 1947, तब जो फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ लोकसभा जो गठित हुई थी आफ्टर इलेक्शंस, तो उसके फर्स्ट स्पीकर थे जीवी मावलनकर जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में। असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सॉवरिन बॉडी। व्हाट इज मीन बाय सॉवरिन, वो फ्री है अपने खुद के निर्णय लेने के लिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, तो वही इंडिपेंडेंस एक्ट द्वारा उस बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एक फुल्ली सॉवरिन बॉडी बनाया गया था। देन असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। The assembly became first parliament of free India, Dominion legislature.
अब ये जो असेंबली थी, जब जब मिलती थी एज अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी, तो उसको चेयर किया जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। लेकिन वही असेंबली जब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, तो उसको चेयर किया जाता था जीवी मावलनकर द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली दोनों जो पार्ट है वो प्ले करती थी। एज अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी भी मिलती थी एंड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी मिलती थी। लेकिन जब कंस्टिट्यूएंट बॉडी बन के जब मिलती थी, तब उसके चेयरमैन कौन होते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हेन इट इज मीटिंग एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उसको चेयर किया गया था जीवी मावलनकर जी द्वारा। दिस टू फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26 1949। 26 नवंबर 1949 तक ये फंक्शंस, बोथ फंक्शंस कंस्टिट्यूएंट असेंबली तय कर रही थी, अदा कर रही थी, क्योंकि तब तक अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शंस नहीं हुए थे। देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जब तक ये 26 नवंबर 1946 तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एज अ कंस्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी, तब उसने कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए थे, वो नीचे दिए गए। इसने क्या क्या किया था? तो मेंबरशिप जो थी ऑफ इंडिया फॉर द कॉमनवेल्थ, इसको रेटिफाई किया था इन मई 1949। देन कुछ चीजें अडॉप्ट की गई थी, जिसमें इंपॉर्टेंट है नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। सो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 22 1947 को। देन नेशनल एंथम जो है वो जनवरी 24 1950 को, एंड नेशनल सॉन्ग भी फिर से जनवरी 24 1950 को। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए किसी भी नेशन का। तो 1947 में जुलाई 22 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद हमें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम लगेगा, ठीक है। तो जनवरी 24 को 1950 में, आफ्टर 3 इयर्स, 1947 के बाद 3 इयर्स के बाद नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सॉन्ग को, सॉरी, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था। सो ये तीन चीजें अडॉप्ट की गई थी। उसी के साथ जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 24 1950। तो ये जो डेट है जनवरी 24 1950, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीन चीजें हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया था एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। देन नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था एंड नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था सेम डेट पर, जनवरी 24 1950 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एक डेट है जुलाई 22 1947, यहां पर नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। इसमें कितने पार्ट्स कंटेंट थे? जैसे बताया गया था कि 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे। जो प्रिएम्बल है was enacted after entire constitution was already enacted। फर्स्ट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इनेक्ट किया गया था, उसके बाद प्रिएम्बल को इनेक्ट किया गया था। सो कुछ आर्टिकल्स है वो जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था उसी के बाद से लागू हो गए थे। वो आर्टिकल्स है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367। ये जो आर्टिकल्स है, हो सके तो ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी बार एक आध बार क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली इन आर्टिकल्स पर। तो जो मेजर कमिटीज थी वो कौन सी थी और उसके हेड्स कौन से थे, ये देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी वो चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जनरली सबको पता है कि कौन चेयरमैन थे, बी आर अम्बेडकर जी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा हेड की गई थी। यूनियन जहां पर भी दिखा आपको, तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी का टिक कर देना है, क्योंकि यूनियन पावर कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने हेड की थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड की थी। और प्रोविंशियल, जहां पर भी प्रोविंशियल आता है, जैसे सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने सभी प्रोविंसेस को इकट्ठा किया था, उन्होंने मिलाया था विद इन इंडिया। सो प्रोविंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो हेड की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। डेट इंपॉर्टेंट है, अगस्त 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, देन एन गोपालास्वामी अयंगर एक थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी वॉज द पार्ट ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमिटी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला वॉज द पार्ट, देन एन माधव राव जो थे he was replaced, okay, he replaced बी एल मित्तर जिन्होंने रिजाइन किया था ड्यू टू इल हेल्थ। सो एन माधव राव जो थे वो एक्चुअली जो फर्स्ट गठित की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी उसके मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बी एल मित्तर जी को रिप्लेस किया था, जिन्होंने रिजाइन किया था उनकी हालत खराब होने की वजह से। देन टी टी कृष्णामाचारी जी जो थे ही रिप्लेस्ड डीपी खेतान वॉज डाइड इन 1948। डीपी खेतान जी की मौत हो गई थी, तो उनको टीटी कृष्णामाचार्य जी ने रिप्लेस किया था। सो देयर वाज टोटल 7 members, there were total 7 members in the drafting committee. डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधव राव एंड टी टी कृष्णामाचारी। किसने किसको रिप्लेस किया था ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टेट पीसीएस में। सो एन माधव राव जी ने बी एल मित्तर जी को रिप्लेस किया था और टी टी कृष्णामाचार्य जी ने डीपी खेतान जी को रिप्लेस किया था। सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लुक्स लाइक दिस, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये प्रिंसिपल्स है। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो was the first to begin with a preamble. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रियम्बल है, तो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो बिगिन होता है प्रियम्बल के साथ। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो मूव किए गए थे 1938 में बाय नेहरू जी एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 22 जनवरी 1947। सो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो पंडित नेहरू द्वारा 1938 के हरिपुरा सेशन में मूव किए गए थे, जिसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 में, और इसी के ऊपर हमारा प्रियम्बल जो है वो बेस्ड है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और उस एक्ट द्वारा 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन से वर्ड्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आए थे, तो वो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ये वर्ड्स मौजूद नहीं थे, इन्हें अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ऑफ 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहचाना जाता है। So this is a pictorial which shows that preamble reflects the mind of constitution makers. उनके माइंड में ये ख्याल रहे होंगे कि प्रियम्बल ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर एक रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए तीनों स्पीयर्स में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में, लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी किस चीज़ की? तो थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ्स की, वर्शिप की, हम किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। सो इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की भी, फ्रैटर्निटी होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। देन अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, तो क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो हमने ऑलरेडी अभी देखा है कि 42nd जो 42nd जो एक्ट था 1976 का अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा
ऑलरेडी 3 वर्ड्स जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इनको ऐड किया गया था. सो यस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन अमेंडमेंट करते टाइम उसका जो बेसिक फीचर है उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए. प्रियम्बल कैनॉट बी अल्टर्ड बाय अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. अमेंड तो कर सकते हो आप, लेकिन पूरी तरह चेंज नहीं, बदल नहीं सकते हो आप प्रियम्बल को. सो इफ एनीवन आस्क वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, तो या डेफिनेटली, बट आप उसको पूरी तरह अल्टर नहीं कर सकते हो. ये कुछ केसेस है जिसमें प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये डिफाइन किया गया था. तो फर्स्ट जो बेरूबारी केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ओपिनियन दी थी कि दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना नहीं था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. लेकिन केबीसी जो केस है, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. स्पेशली जो भी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि या डेफिनेटली जो प्रियम्बल है वो पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. उसके बाद एलआईसी का जो केस हुआ था, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में, इसमें भी सेम वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तेरा भी स्टेटस क्या है प्रियम्बल का? लाइकली एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सभी जो पार्ट्स इनेक्ट किए थे, तो उसी तरह प्रियम्बल भी उन्होंने ही इनेक्ट किया था, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड. जैसे कि पहले ही हमने देखा है कि पहले पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उनको अडॉप्ट किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाद प्रियम्बल बना. सो उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और प्रियम्बल भी बनाया. द प्रियम्बल इज नेदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर. प्रियम्बल कोई सोर्स नहीं है पावर का लेजिस्लेचर के लिए, और प्रियम्बल उनको प्रोहिबिट भी नहीं करता है. इट इज नॉन जस्टिसिएबल. आप ये नहीं कह सकते हो कि देखो मुझे तीनों स्पीयर्स में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में जस्टिस दिया गया है, तो आप उन बेसिस पर एज अ फंडामेंटल राइट पकड़ के आप वहां पर जस्टिस मांगने नहीं जा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल. लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बेसिस पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. सो जो प्रियम्बल है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल. दैट इज, इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आप ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में ये लिखा है और स्टेट इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो आप हमें इसके ऊपर न्याय दीजिए. सो इट इज नॉन जस्टिसिएबल. ये देखिए इस प्रकार से हमारा प्रियम्बल दिखता है. विद द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So इतनी तेजी से नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो पूरा प्रियम्बल है इसको रट लेना है. आई थिंक 2017 में या 2018 के टाइप पर जो एमपीएससी की एक एग्जाम होती है कंबाइन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कि पहले जस्टिस आता है, बाद में इक्वलिटी आती है या फ्रेटर्निटी आती है. तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसको एक सीरीज में लगाना था. तो जो स्टेट पीसीएस है वो डायरेक्टली प्रियम्बल से उठाकर क्वेश्चन पूछ सकती है. फॉर एग्जांपल जस्टिस कितने स्पेयर्स में आपको, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों स्पेयर्स में है जस्टिस आपको. लिबर्टी किस चीज की है? तो थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इसको कुछ एक्रोनिम कर लीजिए. एक रोमन साइनी बोल के सर थे, उन्होंने बेस्ट पढ़ाया था इस चीज को कि लिबर्टी ऑफ टेफॉ मीन्स थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. जस्टिस ऑफ सेप मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चीजों में जस्टिस होनी चाहिए. इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की. सो आप अपने तरीके से
इनके शॉर्ट जो फॉर्म्स है वो कर सकते हैं और उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉवरेन सोशलिस्ट पहले है या सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक है, तो इसको भी इस सीरीज में लगाइए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको S3DR करके याद रख सकते हो। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर 3S है, DR मतलब डॉक्टर का, सो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो दिस इज द प्रियम्बल। सो ये था आज का लेक्चर पूरा। अब जो थर्ड लेक्चर होगा वो कल आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ट्राई करूँगा कि पूरे के पूरे कमेंट्स को मैं पढूं और उनको रिप्लाई करूँ। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको डेली इस जो वीडियोस है उसके अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यूज। थैंक्स अ लॉट।